हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो बच्चों, आपकी क्लास 9 की हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है गंगा, वो अब मार्केट में भी अवेलेबल हो गई है। साथ ही साथ एनसीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उसको डाल दिया है। इसके अलावा आप जो है अमेज़न से भी अब उसको खरीद सकते हैं। तो बच्चों, आप बिल्कुल भी सोइए मत, सोते मत रहिए। अब अपनी किताबें जो है आप जो है खरीदना शुरू कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोनों का, और जो है परचेज कर सकते हैं, और साथ ही आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर इनको किताबों को खरीद भी सकते हैं। सो बच्चों, बुक का नाम आपको पता ही है, गंगा है। हमने बच्चों इस नई किताब के पहला लेसन और दूसरा लेसन विद क्वेश्चन आंसर और उसकी व्याकरण को पूरा हमने सोल्व कर लिया है। आज बारी है पाठ 3 की, जिसका नाम है संवादहीन। इसको हम पढ़ेंगे, इस पूरे लेसन को समझेंगे, क्या कुछ इस लेसन में दिया गया है। इस बुक में सबसे पहले बच्चों आपको मिलेगा लेखक परिचय। लेखक परिचय के अंदर आपको जो है लेखक के बारे में पढ़ना है, उसका जन्म स्थान, उसका जन्म कब हुआ, क्या-क्या उसकी साहित्यिक रचनाएं थी, यदि कोई उसको बहुत साहित्य से जुड़ा हुआ कोई पुरस्कार मिला है, बड़ा उनका सम्मान हुआ है, तो वो भी लिखना है। इसके अलावा जो है उन्होंने कब देहावसान किया, कब उन्होंने स्वर्गवास किया, वो भी हमने थोड़ा-थोड़ा सा देखना है। और मुख्य बात ये है बच्चों कि ये जानना ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में किस सामाजिक मुद्दे को जगह दी। जैसा कि आप लगभग प्रेमचंद को सभी ने पढ़ा ही होगा, उन्होंने गरीबों को, इसके अलावा जो है महिलाओं को, छोटे बच्चों को, समाज की बुराइयों पर उन्होंने करारी चोट की। ऐसे ही सभी लेखकों का ध्यान इन्हीं विशेष मुद्दों पर रहता है। तो आज की जो कहानी है संवादहीन, इसके लेखक हैं बच्चों शेखर जोशी। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे, ये शेखर जोशी जी हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं क्या दिया गया है। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा। अल्मोड़ा आजकल बच्चों जो है उत्तराखंड में है, लेकिन यह पहले भाग था उत्तर प्रदेश का। आप यदि उत्तराखंड से हैं, तो आप जानते ही होंगे कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का एक भाग था। सन 2000 में यह उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। अब इनका जन्म 1932 में हुआ। अब सीधा इनकी रचनाओं के बारे में लिखा गया है। उनका पहला कहानी संग्रह है। संग्रह मतलब होता है कि स्टोरी जो है, कई सारी स्टोरियों का कलेक्शन प्रकाशित किया जाता है, जिसका नाम है कोसी का घटवार। इसमें 1958 में प्रकाशित हुआ। उनकी अन्य रचनाएं जो प्रमुख हैं, बहुत ही ज्यादा प्रमुख हैं, उनमें जो दिया गया है वो है साथ के लोग और एक है दाजू। ये बच्चों दाजू मेरी बड़ी मनपसंद है। दाजू जो है मेरी बड़ी मनपसंद है। ये एक मदन नाम के लड़के की बड़ी सुंदर सी कहानी है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर इसको पढ़ें। हलवाहा, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, डांगरी वाले, मेरा पहाड़, ये भी एक कहानी संग्रह है। जैसे कोसी का गठवार एक पहाड़ जो है कहानी संग्रह है, ये मेरा पहाड़ भी कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद शब्द चित्र है संग्रह, स्मृति में रहे वे संस्मरण, न रोको उन्हें शुभ्रा, कविता संग्रह मेरा ओलिया गांव, इन्होंने ये आत्मवृत लिखा है। अब इसके बारे में बताया गया है कवि के बारे में कि उनकी कहानियों का संग्रह शेखर जोशी कथा समग्र शीर्षक से प्रकाशित है। इनकी कविताओं की, कहानियों की, उपन्यास की जो विशेषता थी, इन्होंने मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी मध्यम वर्गीय समाज के जीवन मूल्यों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन संघर्षों को अपनी कहानी में प्रमुखता से उभारा है। अर्थात कि इनकी जो कहानियां थी, शेखर जोशी जी की जो कहानियां थी, उन्होंने समाज के जो मजदूर वर्ग हैं, और वो भी कौन से, जो गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर गए और वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं, और किस तरीके का वो जीवन संघर्ष कर रहे हैं, उसको इन्होंने जो अपनी कहानियों में उभारा है। अब उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया, साहित्य भूषण सम्मान, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अखिल भारतीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान और श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य से सम्मानित किया गया। अभी कुछ ही वर्षों पहले इनका निधन हुआ है 2022 में, तो ये भी हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है।
लेकिन बच्चों मैं फिर से कहूंगा कि इनकी आप एक दो कहानी जरूर पढ़े, जिनमें दाजू एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। अब चलते हैं, संवादहीन क्या है, क्यों इस कहानी का नाम संवादहीन रखा गया। देखिए, थोड़ी सी विशेषता बताई गई है कि संवादहीन कहानी क्या है, कि ग्रामीण वृद्ध स्त्री के अकेलेपन की संवेदनशील कहानी है। बड़ी ही क्रूशियल स्टोरी है। एक महिला है, वृद्ध महिला है, उसकी कहानी है। क्या है इस कहानी में खास, कि वो अकेलेपन का शिकार हो गई है। क्यों, वो भी हम जानेंगे स्टोरी में। कहानी के मुख्य दो पात्र हैं, ताई जो कि वृद्ध है, और एक मिट्ठू है जो कि एक तोता है। ये दो पात्र मुख्य हैं जिनके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती रहेगी। अब मिट्ठू के बारे में बताया गया कि मिट्ठू ताई के लिए केवल एक तोता नहीं है, बल्कि संवाद का माध्यम और ममता का केंद्र है। देखिए बच्चों, चूंकि स्त्री है तो इसके अंदर ममत्व भरा होता है। ममत्व मतलब होता है ममता का सागर भरा रहता है एक स्त्री में। वह किसी भी बच्चे के साथ, बच्चा नहीं है, उसके अलावा यदि परिवार में कोई नहीं है, तो इवन मोर वह पशु पक्षियों से भी अपनी ममता जो है जाहिर करना शुरू कर देती है। यहाँ पर ताई के साथ ऐसा ही है, क्योंकि वह गांव में अकेली है। इसका रीजन ढूंढेंगे कि गांव में अकेली क्यों रह गई। अब गांव में अकेली है तो उससे कोई संवाद नहीं कर पाता, उसका समय व्यतीत नहीं होता, अकेलेपन का शिकार है। तो उसके साथ एक तोता रहता है, जो सिर्फ एक तोता नहीं है, उसके लिए बातचीत करने का जरिया है, वो संवाद करने का माध्यम है वो। साथ ही साथ वह अपनी ममता भी लुटाती है उस पर, क्योंकि स्त्री है, महिला है, माँ भी हो सकती है। यहाँ पर पात्र बताई गई है, बताई है, तो खूब सारी ममता वह अपने तोते पर लुटाती है। इन दोनों के बीच कभी प्रेमपूर्ण संवाद होता है, तो कभी-कभी नोक-झोंक भी हो जाती है। मनुष्य और पशु-पक्षियों के संबंधों को दर्शाने के साथ ही यह कहानी समकालीन समकालीन मतलब आधुनिक जो आज का जीवन है, उस जीवन में किस तरीके की बुराइयां हैं, आधुनिक जीवन की यथार्थ मतलब सच्चाई, सच्चाई पर आधारित जो गलतियां मतलब विसंगतियां हैं समाज में, जैसे पलायन हो रहा है। पलायन मतलब माइग्रेशन, शहरों की ओर, गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। युवा पीढ़ी माँ बाप को गांव में छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं पैसे कमाने के लिए। इसकी वजह से हमारे बुजुर्ग लोग जो है गांव में पीछे रह जाते हैं, तो वो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। वे बात नहीं कर पाते किसी से, अपने मन के भाव नहीं दर्शा पाते। इन्हीं सब चीजों को इस कहानी में अभिव्यक्त किया है। चलिए अब हम देखते हैं, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं कि इन शब्दों का क्या अर्थ है, क्योंकि ये सब कहानी में आपको जगह-जगह मिलेंगे। तो फिर आप जो है शब्दों का अर्थ जान लेंगे पहले से ही, तो आपको कहानी पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ढोर जो शब्द है, ढोर का मतलब होता है पशु। पशु कई जगह डंगर बोल देते हैं, जानवर। जैसे हमारे घर में मवेशी पशु होते हैं ना, भेड़, बकरी, गाय, ये सब जो है इनके लिए यूज किया जाता है डंगर या ढोर। पालतू गौ जातीय पशुओं के लिए प्रयोग किया गया। गौ जातीय मतलब कि जो हम कह सकते हैं कि भाई गाय, भैंस आदि के लिए यूज किया जाता है। चौपाया जानवर जो डंगर बोलते हैं। तगाजा, तगाजा क्या होता है? हम कई बार कहते हैं ना, मम्मी बोल देती है इस काम के लिए तगाजा कीजिए। तगाजा, तगाजा मतलब होता है कि जल्दी-जल्दी कीजिए। आवश्यकता है, इच्छा है, अनुरोध, कोई काम करने के लिए किसी से बार-बार कहना, माँगना। कुशाग्र, कुशाग्र मतलब होता है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं तीव्र या कुश की नोक जैसा तीक्ष्ण। पौ फटना का मतलब होता है बच्चों कि प्रातः काल जब सूर्य जो है निकलता है और अंधेरा छँटता है, तो उसको बोलते हैं पौ फटना। प्रातः काल का प्रकाश या तड़के होना, सुबह-सुबह निकलती है जब, उस समय का टाइम। अचकचाना, अचकचाना का मतलब होता है हैरान रहना, चौकन्ना रहना या भौचक्का रहना। निहाल होना, निहाल हो गए, कई बारी कहते हैं ना कि हम तो भई इस बच्चे को पाके निहाल हो गए, मतलब प्रसन्न हो गए, हमारी हर इच्छा तृप्त हो गई, मतलब शांत हो गई।
तृप्त का मतलब होता है शांत। सत्ता, सत्ता मतलब प्रभुसत्ता, प्रभुत्व, अधिकार, अस्तित्व। अतल, अतल मतलब तलहीन, जिसका तल नहीं है, या अथाह। प्रसंग, प्रसंग मतलब होता है कि किसी विषय को लेकर आप बातचीत करना, ठीक है? प्रसंग बोल देते हैं। रोबीला, रोबीला मतलब कि इफेक्टिव, इंग्लिश में कहेंगे इसको इफेक्टिव, प्रभावशाली। तुनक मिजाज, तुनक मिजाज का मतलब होता है छोटी-छोटी बातों को लेकर नाराज हो जाना, ठीक है? चिड़चिड़े होना, तुनक मिजाज। वियोग, वियोग का मतलब होता है बिछुड़न या छुटकारा, विरह। साँकल, साँकल मतलब होता है बच्चों कि आपके घर में जो दरवाजे होंगे लकड़ी के जो दरवाजे होंगे, उन पर एक साँकल लगी रहती है, जिससे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर उसके लिए यूज़ है। टोह, टोह मतलब होता है खोज। जो टोह वर्ड है बच्चों, ये देशज शब्द है। आप जब तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द पढ़ते हैं, तो टोह जो है देशज शब्द बोला जाता है। देखभाल करना, खोज करना। देहरी, देहली मतलब दरवाजे की चौखट पर जो लकड़ी लगी होती है, उसको हम देहली बोलते हैं। मिजाज, मिजाज मतलब स्वभाव। जैसे आप लोगों ने एक गाना सुना होगा गज़ल का कि जो खानदानी अमीर हैं, वो अपना मिजाज कैसा रखते हैं? नर्म रखते हैं, ठीक है? तो मिजाज मतलब स्वभाव। जो खानदानी लोग हैं, मिजाज अपना नर्म रखते, ठीक? तो मिजाज स्वभाव। प्रायश्चित मतलब अपनी गलती का पछतावा करना। कौतूहलवश, कौतूहल मतलब होता है बच्चों कि किसी चीज को जानने की इच्छा होनी, ठीक है? कौतूहलवश, उत्सुकता होती किसी चीज में। मशगूल, मशगूल का मतलब होता है खोया हुआ, अपने काम में खोया हुआ। कई बारी आपके घर में बातचीत होगी कि ये तो बस अपने में ही मशगूल रहता है, मतलब किसी काम में बिजी रहना। अर्जन, अर्जन मतलब होता है कमाना, किसी चीज को अर्जित करना। एक वर्ड आपने सुना होगा अर्जित, अर्जित जो वर्ड है वो अर्जन से बना। एवजी, एवजी मतलब होता है कि बदले में काम करने वाला। आग्नेय, आग्नेय एक तरीके से क्या है? अग्नि से उत्पन्न। जैसे आप चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं, रॉक्स के बारे में, रॉक्स जो ज्योग्राफी में, तो वहां पर आपको इग्नियस रॉक सुनी होगी आप लोगों ने। तो इग्नियस जो रॉक्स होती हैं उनको हम हिंदी में आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ये अग्नि से उत्पन्न होती हैं। जून, जून मतलब यहाँ पर जो है वक्त के लिए भी यूज हो सकता है, या फिर जो हमारा कैलेंडर में छठा महीना होता है उसके लिए यूज होता है। तो ये थे कुछ शब्द बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं मुख्य पाठ पर, जिसका नाम रखा गया संवादहीन। संवाद मतलब होता है बातचीत, और हीन मतलब के बिना, बातचीत के बिना। संवादहीन का मतलब क्या होगा? कि बातचीत के बिना। इसके लिए एक प्यारा सा हमने जो है कोट लिखा है। ये मैंने बच्चों कहीं किसी प्रसिद्ध लेखिका की कोट थी, तो ये मुझे याद आ गई, मैंने ये लिख दिया। ये मान के चलिए, ये जो कोट लिखी है मैंने, कोटेशन लिखी है, ये इस कहानी का सार है बिल्कुल। ये 2 लाइनों में, यदि आपसे कोई पूछे 2 लाइनों में, तो आप इस इन लाइनों को आप बता सकते हैं। ये बिल्कुल सार है। क्या सार है? कि घर कभी खाली नहीं होता, बस लोग कम हो जाते हैं। ठीक है? तो आपने भी देखा होगा अपने घर में कि जब आपके घर में चहल-पहल रहती है, जब आपके घर में लोग रहते हैं। लेकिन जैसे ही लोग चले जाते हैं, तो आपके घर में खालीपन-सा जो है महसूस होता है। बस यही सार है इस कहानी का। तो जो ताई है वो क्या है कि उसको क्या है, हर समय अपने घर में खालीपन लगता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में से लोग कम हो गए। अब कारण ढूँढेंगे लोग कम क्यों हो गए, और ये भी जानेंगे कि इस लेसन का नाम संवादहीन क्यों रखा गया। चलिए पढ़ते हैं, इस लेसन को शुरू करते हैं। लिखा है, गहरी सांस लेकर ताई कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। और बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो सीताराम कहो। देखिए शुरू में ही जो है ऐसे शब्द आए हैं कि ताई बुजुर्ग है, वृद्ध है। अब वृद्ध है, जरूर ऐसी घटना है कि उसके बेटा बेटी उसके साथ नहीं रहते, वह अकेली है, जैसा कि थोड़ा बहुत हमने अभी तक जान ही लिया है। तो अब बुढ़ापा भी है, और जो है शरीर भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर जो है लाचार हो गया है, बेबस हो गया है, और इसी वजह से उसको परेशानी है। वो कहती है कि हे भगवान, अब ये जीवन नैया कैसे पार लगेगी। और उसको देखकर उसके पास जो मिट्ठू नाम का जो तोता रखा है, वो पंख फड़फड़ाता है, उछल कूद करते हुए कहता है कि राम राम कहो सीता राम कहो।
उसी की बात सुनकर ताई दोहराती, सीताराम सीताराम। ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई आपस में ही दोनों बातचीत करते रहते। ठीक है। मिट्ठू की अच्छी बात ये है कि मिट्ठू जो है हर समय किसी भी बात का उत्तर देने में क्या बोलता, सीताराम सीताराम, राम राम कहो सीताराम कहो। और उसकी बात को ताई भी दोहराती। अब आगे चलते हैं। अब ताई का जो गांव है उसके बारे में बात की गई है। अब ये दो ही प्राणी गांव के बीच स्थित बड़े घर के उस सूने खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार मतलब कि ताई के बेटा बेटी भी थे, भरा पूरा परिवार था, बहू बेटियां थी, घर में नौकर चाकर थे, गाय ढोर, ढोर आ गया ना, कि घर में पशु भी थे। क्या नहीं था बड़े घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। क्या कारण हुआ, इतने लोग थे, बहू बेटियां, नौकर चाकर, पूरा परिवार था, तो अचानक क्या हो गया कि घर जो है खंडर में तब्दील हो गया। चलिए रीजन जानते हैं। बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई। गृहस्थी में रम जाना मतलब अपने जो है फैमिली में बिजी हो गई। किसके भरोसे कारोबार संभलता, बिजनेस संभलता। धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया। अब जब खेती बाड़ी ही नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। व्रत उपवास के भरोसे या बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सूनेपन की भाएं भाएं जैसे उन्हें काटने दौड़ती थी। अब हमें पूरा सीन क्लियर हो गया है कि जो ताई है उसके घर में जो है सूनापन क्यों है, उसका बड़ा घर खंडर क्यों बन के रह गया, क्योंकि उसके जो बहू बेटे थे वो कमाने के लिए शहर आ गए। यहाँ से पता चलता है पलायन, कमाने के लिए नौकरी और पैसे की तलाश में गांव से शहरों की जो तरफ पलायन होता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव उस परिवार के बुजुर्गों पर पड़ता है। पलायन सिर्फ बच्चों एक जो है 2 लोगों का नहीं होता है, पलायन होता है खुशियों का। जैसे ही कोई पलायन करता है घर से शहर की तरफ, तो खुशियों का पलायन होता है, अपनेपन का पलायन हो जाता है, क्योंकि वहां पर अपनत्व नहीं रहता। ठीक है। साथ ही भरोसे का पलायन हो जाता है और साथ ही संवाद का पलायन हो जाता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ 2 आदमी नहीं जाते हैं शहर। परिवार की खुशियाँ, अपनापन, परिवार का भरोसा, आपसी संवाद, ये सब भी साथ ही चला जाता है। गाँव छोड़कर चले गए बहू-बेटा, बेटियाँ जो है पीले हाथ कराकर मतलब शादी हो गई उनकी। अब इतना बड़ा काम-धाम, खेती किसके भरोसे होती? सब दूसरे लोगों के हाथ में चला गया। कारोबार रहा नहीं, बिज़नेस रहा नहीं, तो नौकर किसके दम पर टिकते फिर? नौकरों को तो पैसा चाहिए, पैसा है नहीं, लेकिन ताई जैसे-तैसे करके अपना गुज़ारा कर रही थी। 2 समय का खाना की जगह 1 समय चूल्हा जला लेती। उसको सबसे बड़ी समस्या पेट की समस्या नहीं थी। पेट की समस्या का अर्थ है बच्चों कि उसका खाने-पीने का बंदोबस्त तो हो जाता था, चूल्हा-चौका जलता रहता था। सबसे बड़ी समस्या ताई के लिए ये थी कि उसका घर सूना हो गया था और वहाँ पर ताई से बातचीत करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि बहू, बेटियाँ सब चले गए थे। अब वह किसी से बात नहीं कर पाती थी। अब बात नहीं कर पा रही है, तो अपने भाव, अपने विचार किसके साथ साझा करे? एक तो ऊपर से अकेलापन और फिर दूसरा उसकी सुनने वाला कोई नहीं। तीसरा वह बूढ़ी हो गई है, तो सब दुःख साथ लग गए। लेकिन एक कैरेक्टर आता है ताई के जीवन में, वो क्या है अब उसके बारे में पढ़ते हैं। भला हो गणपत का। ये गणपत कैरेक्टर जो है, ये ताई के सूनेपन को भरने के लिए कुछ सहारा बनता है। क्या करता है ये? जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया, वह न जाने कहां से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। देखिए, अकेली थी, तो वह अपनी ममता, अपना प्रेम, अपना प्यार, अपना लगाव, ठीक है, किसी पर नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि कोई था ही नहीं बात करने वाला। जैसे ही घर में मिट्ठू आया, एक पहाड़ी तोता आया, तो सारी ममता, प्यार, मोह उस पर बरस पड़ा। बस, तो क्या होता? वह दिन-रात मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगी।
जैसे बच्चों आप लोग कभी गाँव गए हों, दादा-दादी हैं, ईश्वर करे सभी के दादा-दादी हों, तो आप देखेंगे कि दादा-दादी पापा-मम्मी से बात किए बिना आपका लाड करेंगे, कि मेरा पोता आया है, मेरी पोती आई है, ठीक है? खुश हो जाएँगे देखते ही, बातचीत करेंगे, पता नहीं उनके मन में ऐसा हो जाता है कि मैं अपने पोता-पोती को पता नहीं क्या खिला दूँ, कहाँ बिठाऊँ, कहाँ इसको सोने के लिए जगह दूँ, बस लग जाती है क्योंकि उसके अंदर एकदम से बचपना जाग उठता है। वो अपनी खुशियाँ ढूँढने लगती है आपके अंदर। अब देखो क्या होता है, जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस्य कर जाती थी, वही अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल-भात बनाती थी। ऊपर वाली लाइन में लिखा था क्योंकि वह चूँकि अकेली थी, इसलिए क्या करती 2 टाइम खाना बनाने की बजाय 1 ही टाइम बना लेती चूल्हे पर, ठीक है? दूसरी टाइम में तो उसी को खा लेती थी। लेकिन जब से मिट्ठू आया तो ताई का आलस भी खत्म हो गया है। वो क्या करती है मिट्ठू के लिए दाल-भात बनाती, भात मतलब चावल पकाती है वह। अब मिट्ठू के बारे में क्या है? मिट्ठू के वक़्त बेवक़्त के तगाज़ो, तगाज़ो मतलब जल्दबाज़ी के लिए रोटी बचा कर भी रखती। भई ऐसा ना हो कि भई मिट्ठू जो है भूखा रह जाए और मिट्ठू जो है चें-चें करे, इसलिए वह एक आधी रोटी बचा कर रख लेती थी। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई है। क्यों जानकारी जुटाती थी इसकी हरी मिर्चों की? क्योंकि मिट्ठू को हरी मिर्चें खाना पसंद है। तोता जो होता है, तोते को हरी मिर्चें पसंद होती थी। अब जो है ताई जो थी वो मिट्ठू के खाने-पीने का पूरा ध्यान रखती थी। मिर्च लेके आती, किसके खेत में अमरूद लगे हैं वो लेके आती या फिर जो है खुद उसके लिए दाल-भात बना देती। अब उसके पास जो है टाइम स्पेंड करने का एक ज़रिया बन गया था। कौन? मिट्ठू। टाइम स्पेंड करने का ज़रिया बन गया था और साथ ही वह मिट्ठू से बातचीत भी कर लेती थी। उसका दिन पास हो जाता था अच्छे से और उसका मन भी लगा रहता था। अब उसके घर में चहल-पहल शुरू हो गई थी मिट्ठू के कारण। लेकिन अब देखो क्या होता है और पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे, ये हमने पढ़ लिया है। कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है तेज बुद्धि, ठीक है ना? तीक्ष्ण बुद्धि। कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि का तेज बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठों को न केवल हूबहू दोहराता बल्कि 1-2 बार सुनकर याद भी रख लेता था। मौके ब मौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता। बड़े घर का सूनापन धीरे-धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया था। अड़ोस-पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आज उठती और घर गुलजार हो जाता। सुबह पो फटने लगती मतलब कि धीरे-धीरे खत्म हो जाती और सवेरा होने लगता। तब क्या होता पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती। यहाँ पर बताया गया है कि अब मिट्ठू जो है, मिट्ठू कहीं न कहीं पूरे आस-पड़ोस के लिए भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया है। क्यों? क्योंकि आस-पड़ोस की बहू-बेटियाँ क्या करती? अपने छोटे-छोटे बच्चों को गोदी में लेकर मिट्ठू के पास आ जाती। मिट्ठू बोलता तो छोटे बच्चों का मन बहल जाता और इससे क्या होता पूरे घर में खुशियाँ आ जाती थी। मिट्ठू जो है सारे घर के सूनेपन को जो है रौनक में बदल देता था। अब मिट्ठू एक बिल्कुल ऐसे तेज बुद्धि वाला जो बच्चा होता है उसकी तरह से रिएक्ट करता। ताई से उसने बहुत सारे सबक सीख लिए, पाठ सीख लिए और ताई की बातों को वह दोहराता भी था। एक आधी बार सुन लिया तो उसका जो है उत्तर भी देता। अब आगे है, ये है देखो ये ताई है। कहीं भी पाठ में ताई का नाम नहीं बताया गया बच्चों, तो हम इनको इसी जो है नाम से बुलाएँगे। ये है मिट्ठू, तोता है। अब पूरा घर जो है इसी की वजह से चहल-पहल का केंद्र बन गया है। अब देखो क्या बातें होती हैं इन दोनों के बीच में। तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए अपना पाठ शुरू कर देते। भोर मतलब सुबह-सुबह। जैसे बच्चों सुबह-सुबह हमें बड़ी गहरी नींद आती है, ठीक है? अब गहरी नींद आती है तो जैसे हम कई बार मम्मी-पापा को बोलते हैं बस मम्मी 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट और सोने दो और जो है फिर मैं उठूँगा। ऐसे ही ताई भी करती लेकिन वह ताई को उठा देता था सुबह-सुबह जल्दी। अपना पाठ शुरू कर देता और पाठ क्या गाता? हर हर गंगे, हर हर गंगे, सीताराम बोल, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम। तो ये बातें वो दोहराता था। अब ताई जो है अचकचाकर बैठती, ठीक है? मतलब अचानक से बैठ जाती। लाड से, लाड मतलब दुलार से।
प्यार कह लीजिए, दुलार कह लीजिए, एक ही बात है। दुलार या लाड से। मिट्ठू को निहार कर आशीष देती। निहार कर मतलब मिट्ठू को एकटक देखती और फिर उसको ब्लेसिंग देती कि जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहता। बुजुर्गी दिखाकर मतलब जैसे बड़े लोग गर्दन हिलाते हैं ना, कि जैसे आशीर्वाद देते हैं, तो बड़े लोग कह देते हैं कि खुश रहो, खुश रहो। तो मिट्ठू भी रिएक्शन के तौर पर क्या कहता कि ताई खुश रहो, खुश रहो। और ताई निहाल हो जाती। निहाल मतलब खुश हो जाती। हमने ऊपर पढ़ लिए। वृद्ध अवस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार। नई गृहस्थी का भार क्यों लिखा गया? क्योंकि ताई के जीवन में तोता आ गया। उसके बच्चे तो छोड़कर चले गए। ताई एकदम अकेली रहती है। अब उस अकेलेपन का एक ही जो है सहारा है, वो है तोता। और तोता जो है ताई की गृहस्थी को जो है फिर से दोबारा से जो है रौनक में बदल देता है। अब ताई उसके कामकाज करती और इन्हीं कामों में ताई थक जाती। ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती तो अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी? अब कैसे कटेगी किसके बारे में, कि भाई ये जीवन कैसे कटेगा? क्यों? क्योंकि बूढ़ा शरीर हो गया और जो है अब घर में काम भी बढ़ गया क्योंकि मिट्ठू आ गया है। और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दम-खम के साथ उन्हें दिलासा देता। दिलासा मतलब कि उनको उम्मीद दिलाता, कटेगी, 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 यह ज़िंदगी भी जो बची है वो भी कट जाएगी, ताई को दिलासा देता। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते। जैसे ही वो बोलता तो ताई के बूढ़े शरीर में जान डल जाती दोबारा से, जैसे ही वो सुनती। और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती। वैभव और सत्ता के दिन, बीते दिनों की गाथा। वैभव मतलब कि जो धन संपदा थी ताई के घर पर जब वह जवान थी, ठीक है? और उनके घर में जो उसके पति, उसके बच्चे, बेटियां, बहुएं थी, नौकर चाकर काम करते थे, वो कहानी जो है सुनाती थी। किसको सुनाती? मिट्ठू को सुनाती। काल की अतल गहराइयों से झांकता एक-एक चेहरा ताई को नए-नए प्रसंगों की याद दिला देता। अब जैसे-जैसे ताई वो पुरानी बातें याद करती, तो ताई के सामने सबके बच्चों के, बेटियों के, पति के, सबके चेहरे जो है दोबारा से दिमाग में घूम जाते थे। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा। देखिए यहाँ पता चलता है कि ताई जो है एक जमींदार परिवार से संबंधित थी, क्योंकि यहाँ लिखा ना जमींदार साहब का। जमींदार साहब कौन थे? ताई के पति। उनका रोबीला चेहरा। रोबीला मतलब होता है कि रोब जमाने वाला। उनके परोपकारों में दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे। ताऊ जी जो थे उन्होंने ढेर सारे ऐसे काम किए अपनी प्रजा पर, अपने अड़ोस पड़ोस में, तो उपकारों का की बात भी उसके दिमाग में उभर आती थी। हाथी थे, घोड़े थे, खूब खेल तमाशे होते थे, शादियां हुई, तीज त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते, बच्चों का जन्मदिन हुआ या किसी की मृत्यु हो गई, उसके ऊपर जो भोज कराया या फिर कोई दावत हो गई। जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुण ग्राहकता मतलब कि आए हुए अतिथियों का कैसे सम्मान करना है, उससे संबंधित है ये। उनकी तुनक मिजाजी मतलब कि कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर ताऊ जी जो है गुस्सा भी हो जाते थे। उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग, मतलब ताऊ जी का गाँव में पूरा रोब था, ठीक है? और क्या है, ताई जी घंटों तक मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती। जो बीते पलों को याद करके ताई जी मिट्ठू को बताती। वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर भी धैर्यवान श्रोता बना रहता। मिट्ठू के लिए एक ही बात थी कि जिस तरीके से एक श्रोता किसी की बात को बड़े ध्यान से सुनता है, तो मिट्ठू भी वैसे ही एक अच्छे पेशेंस के साथ श्रोता लिसनर बनता, गुड लिसनर बनता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच-बीच में कुछ टीका-टिप्पणी भी कर देता। जहाँ पर ताई की बात पर डाउट लगता या समझ नहीं आती, तो ताई को रोक भी देता था। टीका-टिप्पणी करना मतलब किसी चीज़ को लेकर अपना व्यू देता था वो। ठीक है? ऐसे बात होती थी ताई और मिट्ठू के बीच में। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहता है। अभी तक तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ तक लगता है कि ताई और मिट्ठू बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन लेखक ने शेखर जोशी जी ने बताया है कि ऐसा नहीं है कि सदैव ऐसा होता था। कभी-कभी ताई
थकी मांदी मतलब थकी हारी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजड़े में तूफान खड़ा कर देते। मतलब कि जब मिट्ठू को लगता कि अब ताई जो है थकी हारी थोड़ा सा आराम कर रही है, तो तुरंत वह क्या करता, तूफान खड़ा कर देता, आफत कर जो है कर देता ताई के लिए, किसी भी चीज को लेकर जिद कर बैठता। जैसे पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उल्टा देते, तो खिंचकर ताई कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देते, मर जा, मर जा, मर जा। आपको पता ही है बच्चों, तोता जो है बातें रिपीट करता है, जो बातें सुनेगा उन्हीं को ही रिपीट करेगा। गुस्सा आता ताई को तो बोल देती, मेरी जान खाने को आ गया है, कहीं मर जा जाके, तो वो भी उसी को रिपीट करता। फिर मान मनोबल का दौर चलता। मान मनोबल का दौर मतलब कि फिर दोनों एक दूसरे को मनाते, क्योंकि ताई के पास तो अपने जीवन का एक ही सहारा है, तोता। वो भी नाराज हो गया तो फिर किसके साथ बातचीत करेगी। और ताई गुस्सा हो जाती तो मिट्ठू ताई को मनाता। ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती, जब दोनों एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते, मान लेते एक दूसरे की बात, तो पहले की तरह से प्रेम करते। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों देखो प्रेम, लाड, प्यार, थोड़ा सा जीवन में नटखटपना भी दिखा रहा है साथ के साथ। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं होता था। वियोग मतलब कि ताई यदि कहीं 2 मिनट के लिए चली गई, तो बस ताई की जान उस मिट्ठू में अटक जाती थी। ये बड़ी समस्या थी, क्योंकि ताई को लगता था कि कहीं मिट्ठू जो है छोड़ के ना चला जाए, इसीलिए वो उससे वियोग, बिछुड़न नहीं सहन कर पाती थी। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते या बुलावे में जाती, तो 10 बार खिड़की दरवाजों की सांकलें टोकर देखती, कंजूस के धन की तरह। कंजूस के धन की तरह से क्यों? क्योंकि कंजूस के पास एक दो फूटी कौड़ी होती है, यदि उसकी वो भी खो गई तो वो तो लुट गया। अब ताई के पास जीवन में बातचीत करने के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक तोता ही तो है, और यदि वह भी कहीं उडारी मार गया, तो ताई तो हाथ पे हाथ धरी बैठे रहेगी। वह क्या करती, कंजूस जैसे अपने धन को छिपा कर रखता है, ताई मिट्ठू को छिपा कर रखती, 10-10 तालों के अंदर बंद कर जाती ताकि उड़ ना जाए। और क्या करती, चली तो जाती, लेकिन जल्दी लौट आने की दिलासा देकर देहरी से पांव बाहर निकालती, और साथ ही साथ मिट्ठू को कह जाती कि चिंता मत करना, मैं जल्दी ही आऊंगी। देहरी मतलब दहलीज, दिलासा मतलब उसको प्रॉमिस करके जाती कि चिंता ना कर, मैं जल्दी आऊंगी, अभी आ गई, यूं गई और यूं आई। लेकिन एक संयोग आ पड़ा। एक बार की बात हुई, क्या बात हुई कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे, अब कभी-कभी प्रलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। मन में घर कर जाती मतलब ताई के मन में, दिमाग में टेंशन हो जाती। क्या? कि जीते जी तो ताई ने बड़े सुख-दुख देख लिए, लेकिन अब मरने के बाद कहीं परलोक में उसके साथ कुछ उल्टा-सीधा ना हो जाए, नर्क ना मिल जाए। सीधा बात ये है कि ताई को नर्क से डर लगता था। तो क्या हुआ? गाँव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था। ताई को लगा कि प्रयागराज के संगम में मैं यदि गंगा स्नान कर लूंगी, तो मेरा स्वर्ग तो पक्का हो गया। कम से कम मरने के बाद दुख नहीं देखने पड़ेंगे परलोक के। ठीक है? तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा। उसको लगा कि जल्दी से जाके कुंभ स्नान करके आ जाऊं, कम से कम मृत्यु के बाद जो है परलोक को मैं तो जगह सही पक्की कर लूं। अब गांव के लोग जा रहे थे, उसका भी मन किया। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। समस्या यह थी कि उसका मन कुंभ में जाने का भी करता, लालच भी था उसके मन में, लेकिन एक चिंता आन खड़ी हुई थी मिट्ठू की, कि मिट्ठू का क्या करूं? मिट्ठू को कैसे लेके जाऊं? और यदि मिट्ठू को यहाँ रख गई तो ये भाग जाएगा, क्योंकि वो तो बेचारी गांव में किसी प्रोग्राम में भी नहीं जाती है, कार्यक्रम में भी नहीं जाती। यदि चली भी जाती है तो बड़ी जल्दी आ जाती है, लेकिन कुंभ स्नान में तो कई दिन लगेंगे। अब देखो क्या होता है। हंसी हंसी में किसी ने ताई को सलाह दे दी, ताई मिट्ठू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा। किसका टिकट लगेगा? मिट्ठू का टिकट लगेगा। आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। किसी ने क्या किया, ताई के प्रोग्राम में, ताई के कार्यक्रम में अड़चन डाल दी कि ताई टिकट लगेगी,
क्योंकि यह भी बोलता है और बोलते हुए आदमियों की या चाहे जानवर भी बोलता हो उसकी भी टिकट लगती है। ताई पेशों-पेश में पड़ गई, चिंता में आ गई ताई। टिकट का पैसा भी वह मिट्ठू के खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले-ठेले, भीड़-भाड़ में उसकी सुरक्षा में के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। अब क्या हुआ? मिट्ठू के लिए टिकट की व्यवस्था कर लेती, उसके पास पैसा अरेंज कर लेती, लेकिन समस्या ये थी कि जहाँ मेला लगेगा वहाँ बहुत भीड़-भाड़ है और भीड़-भाड़ वाली जगह में कोई उसके तोते को लेकर भाग गया या तोता खुद ही उड़ गया या फिर तोता चोरी हो गया, तो समस्या भारी हो जाएगी। अतः उसने उसका सॉल्यूशन निकाला। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। वह ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई थी। विदा के दिन मतलब जिस दिन ताई जो है प्रयागराज जा रही थी, उस दिन क्या हुआ कि जब वह जगन मास्टर के यहाँ तोते को छोड़ के आई, तो तोते की मतलब बिछुड़ने से के चक्कर में ताई रोए जा रही है। ताई की आंसुओं की धार रुक रही थी। बार-बार वह मिट्ठू को पुचकारती, जल्दी लौट आने की दिलासा देती। मिट्ठू भी उनकी बातों के उत्तर में हर हर गंगे, राम राम, सीताराम कहकर उन्हें भरोसा देते रहते कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे, कि उनको मतलब परेशान नहीं करेंगे। वो कहता बातों में कि जाओ आप, मैं यहाँ पर सेफ हूँ, मैं आराम से रहूँगा, जो है जगन मास्टर की घरवाली को परेशान नहीं करूँगा। लेकिन चूँकि ताई जो है उसके बिना रह नहीं पा रही है, उससे बिछुड़न सहन नहीं हो रहा है, तो वह रोए जा रही है बार-बार। बस दोनों एक-दूसरे को दिलासा दे रहे हैं कि जो है मैं जल्दी आऊँगी और वो कहता है कि ठीक है आप जल्दी आना, मैं भी जो है जगन मास्टर की पत्नी को परेशान नहीं करूँगा। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। किस बात का महाकुंभ हो गया कि भाई तोता दिन भर चैं 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 करता रहता। अब जो है जगन मास्टर को वो पसंद नहीं आता। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है कहानी में। अब लिखा है कि अपने पति से सलाह किए बिना मास्टराइन ने, देखो बच्चों इस तरीके के शब्द ना अक्सर गांव देहात में प्रयोग किए जाते हैं। मास्टर की पत्नी मास्टराइन, ठीक है, और जो है पुलिस की पत्नी पुलिसनी बोल देते हैं, ठीक है, और या फिर जैसे हम कह देते हैं कि भाई चौधरी की पत्नी चौधराइन, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो सरकारी महकमे में काम करते हैं लोग, ठीक है, तो उनकी पत्नियों को इसी तरीके से गांव देहात में बुलाया जाता है। मास्टराइन ने ताई का भार अपने सिर तो ले लिया। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। किस तरीके के आदमी थे अब आपको पता ही है बच्चों। कई मास्टर लोग बड़े ही सिद्धांत के प्रिय होते हैं। यहाँ जगन जी के साथ भी ऐसा है। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। ये लो जी, अब ये जो है जगन मास्टर की जिस हिसाब की यहाँ पर खूबसूरती बताई गई है, वो तो तोते को आज़ाद ही कर देंगे, क्योंकि वो किसी को भी दुःख में नहीं देख सकते थे। अब उनको लगता था तोता पिंजरे में है, तो पिंजरे में रहकर तोता कैद है और ये उड़ना चाहता है, उसको जो है उसकी जो है मान के चलो पिंजरे के अंदर का जीवन उसको सही नहीं लगा, क्योंकि वह दिन भर जो है चैं-चैं करता रहता, तो उसे लगता है कि ये कष्ट में है। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरे की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजड़े में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती। जब-जब मिट्ठू को देखते, अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। ये क्या हुआ? ये तो पूरी कहानी बिगड़ गई। कहानी क्या बिगड़ी? अब इनको मिट्ठू का पिंजरे के अंदर बंद रहना बहुत बुरा लगता, बेचैन होने लग जाते थे। बेचैनी होती। जब भी मिट्ठू को देखते तो अपनी पत्नी की बुद्धि पर भी तरस खाते कि यार जो है इसने ये क्या कर लिया? एक तोते को अपने घर में बंद करके रख लिया, कैद करके रख लिया। ये दिन भर चिल्लाता रहता है और जो है परेशान है। उसको ये लगता कि इसके दोष का मैं भी दोषी हो जाऊँगा। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असह्य हो गई, यातना मतलब पीड़ा, कि मिट्ठू का ये पिंजरे के अंदर का जो दर्द है, असह्य मतलब कि जो चीज़ सहन नहीं हो सके, सहन न करने लायक हो गई, तब मिट्ठू को आज़ाद कर दिया। तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को ज़मीन पर रखा और उसका दरवाज़ा खोल दिया, ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर
अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित कर ले। उसे दुःख लगा कि ओहो! मिट्ठू यदि परेशान है तो ये हमारी वज़ह से परेशान है, पिंजड़े के अंदर बंद है और पिंजरा यदि नहीं खोला तो यह बेचारा परेशान हो जाएगा। उसने क्या किया, सोचा कि थोड़ा प्रायश्चित हो जाएगा, पिंजरे का मुँह खोल दिया। मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने हैबिचुअल हो गए थे, इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। अर्थात कि अब उसको बस जो है मिट्ठू को लगा कि जीवन सिर्फ पिंजरे के अंदर का ही है, पिंजरे से बाहर का कोई जीवन नहीं है। वो बाहर ही नहीं आना चाहते थे। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। धुन के पक्के होना मतलब होता है कि वो दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने मन बना लिया था कि इस तोते को मैं बिल्कुल आज़ाद करके छोड़ूँगा। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्ठू धीरे-धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गया। दरवाजे कहाँ तक डाला था? दरवाजे तक आ गया मिट्ठू। बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। अब वो रिलैक्स महसूस कर रहा है कि चलो हे भगवान, ये तोता अब चला जाएगा यहाँ से। मिट्ठू फिर पिंजरे की छत पर आकर बैठ गए। 1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उसे पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। चले तो थे इनको आजाद करने, लेकिन मिट्ठू जो है तोता वो इतना आदी हो गया था, हैबिचुअल हो गया था पिंजरे का कि उसे पिंजरा छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। दरवाजे तक गया भी लेकिन वापस आ गया 1-2 घंटे बाद और जो है जब वापिस ही आ गया तो जगन मास्टर ने क्या किया, थक हार कर उसको पिंजरे में वापिस बंद कर दिया। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते, मिट्ठू को बाहर लाने का आमंत्रण देते, इनवाइट करते कि भाई जल्दी से आजा बाहर और उसकी आजादी का सुख स्वयं भोगते। जैसे ही वो खुली हवा में सांस लेता तो उसको लगता कि हाँ, हे भगवान, हमने बहुत पुण्य का काम किया। यह क्रम 3 जो है यह क्रम 3 3-4 दिन तक चलता ही था चला ही था कि एक दिन मिट्ठू की नजर ऊपर खुले आसमान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच ली। क्या हुआ कि 3-4 दिन तो वह दरवाजे तक जाता था, लेकिन अब एक दिन जो है उसने खुले आसमान में देखा तो क्या हुआ कि भाई उसे लगा कि वाह! बहुत बड़ा आसमान है ये तो, इसमें तो मैं बड़े आसानी से उड़ सकता हूँ। अब वह क्या किया, पिंजरे से निकलकर रोशनदान मतलब खिड़की की तरफ गया और खिड़की की तरफ गया तो क्या हुआ, अचानक से वह उड़ गया। जगन्नाथ जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया। मास्टर जी क्या पढ़ रहे थे? गीता रहस्य। गीता रहस्य पढ़ते-पढ़ते जैसे ही मिट्ठू पंख खोलकर उड़ा आसमान की तरफ तो उसका ध्यान गया। फिर रोशनदान पर बैठे रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आ आ की गुहार लगा रहे थे। जगन मास्टर को लगा कि अब तोता जो है कहीं बाहर ना निकल जाए, तुरंत भागकर दाना लाए और उसको आपने पता ही बच्चों जो बर्ड लवर होते हैं, वो दाना डालते हैं या उस पक्षी को पास बुलाते हैं, तो उसको उसके लिए जो है आ, आ की आवाज़ निकालते हैं। तो मास्टर जी भी ऐसे ही करने लगे। लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से कि वो ये सब कर ही रहे थे, तो मिट्ठू ने अपनी तिरछी आँख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए, वो गए। अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। मतलब कि जगन मास्टर ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वो आज़ादी के प्यारे ज़रूर थे, स्वतंत्रता के प्यारे ज़रूर थे, लेकिन उन्हें ये नहीं यकीन था कि उनके साथ इतना बड़ा खेल हो जाएगा कि तोता जो है मिट्ठू, वो घर छोड़कर भाग जाएगा। ठीक है? जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि तोता तो ताई दे के गई हुई थी रखवाली के लिए। अब उसको डर ये हुआ कि अब इस तोते को कैसे पकड़ा जाए? यहाँ यही बताया गया है कि जैसे ही तोता उड़ा, तो मास्टर जी के तो खुद ही तोते उड़ गए। ठीक है? हैरान हो गया। ढीली धोती को दोनों हाथों से सँभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना-पसीना होते रहे और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़ अपने पंख तोलने में मशगूल थे। मशगूल मतलब बिज़ी था। अब मिट्ठू कहाँ उसके काबू आने वाला था। खुले आसमान में उड़ रहा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाल से दूसरे डाल। अब मिट्ठू को मज़ा आ रहा है, उसको तो संसार की
जो है समझ आ गई कि ये संसार तो बहुत बड़ा है, पिंजरे में जो दुनिया है उससे तो कहीं अलग है। अब जो है इसी सब के बीच क्या हुआ कि ताई जो गई थी प्रयागराज, उनके लौटने का दिन भी निकट आ रहा था। गाँव में सभी के मन में इस अनहोनी घटना ने एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया कि ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्ठू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे। मतलब ताई थोड़ी-सी तेज स्वभाव की थी, लेकिन गाँव वाले ये भी जानते थे कि ताई का लगाव सिर्फ़ मिट्ठू के साथ ही है। यदि मिट्ठू नहीं मिला तो क्या होगा? और लौटकर मिट्ठू को न पाने पर उसकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान वे भली-भाँति लगा सकते थे। बहुत सोच-विचार के बाद आखिर गणपत एक ही सुझाव दिया गणपत ने कि मिट्ठू की ही सूरत शकल का दूसरा तोता ले आया जाए, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके और दूसरे दिन सच ही वह तोता लेकर हाजिर हो गया। कौन ले आया? गणपत। देखिए, यहाँ पर सभी एक जो है गाँव वाले लगे हुए हैं कि ताई के आने से पहले मिट्ठू तो आएगा नहीं, कोई दूसरा तोता ले आते हैं जो बिल्कुल हूबहू उसी की शक्ल से मिलता हो और ताई भ्रम में पड़ जाएगी, जिससे ये होगा कि वह पहचान ही ना पाए कि ये असली तोता है या फिर दूसरा तोता है। और बस इसी खोज में क्या हुआ नेक्स्ट डे जो है गणपत दूसरा तोता ले आए। अब अब क्या होता है? अब जगन मास्टर जी की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। क्या दौर शुरू हुआ? वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे। उसे सिखाते कि ताकि वह मिट्ठू की तरह से बोल पाए, ताकि ताई के आने तक वह उसे 2 अक्षर जो है सिखा दे। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2 श्लोक रटाने की कल्पना की, ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी ताई अपने मिट्ठू के मुँह से गीता सुन सके। लेकिन वह अनहोनी हो गई और अब जगन मास्टर अपनी फ़िक्र के मारे खाना-पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटते। क्या रटते? मिट्ठू बोलो राम राम, सीताराम सीताराम, हर गंगे, हर हर गंगे। वो ये सिखाना चाह रहा है मिट्ठू कि क्योंकि मिट्ठू बोलता था ये बातें, अब तोता तो दूसरा आ गया, दूसरा तोता नकल ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन मास्टर जी की लाइफ़ का नया चैप्टर शुरू हो गया। नया चैप्टर ये था कि तोते को ये संस्कृत के मतलब 2 श्लोक या कह लीजिए कि ये बातें सिखानी थी। यदि ये नहीं सीखी, तो ताई पहचान जाएगी कि ये तो मिट्ठू नहीं है और वो ये भी चाहता था कि ताई आएगी, तो ये यदि श्लोक सुनाएगा, तो बड़ा पुण्य का काम होगा। मेरे से भी एक अच्छा काम हो जाएगा। दिन भर मिट्ठू के मतलब दूसरे तोते के सामने बैठ के मास्टर जी गाते रहते, राम राम, सीताराम, सीताराम, हरे गंगे, लगा रहता है ऐसे। राम राम, सीताराम, बोलते-बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत भी करती, तो आग्नेय दृष्टि मतलब आग जैसे कोई आग भरी दृष्टि से देखता। जैसे कई बारी गुस्से में आंखें लाल हो जाती है ना, तो ऐसे ही जगन मास्टर अपनी पत्नी की तरफ देखता, क्योंकि वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि तोता बोलना सीख जाए, लेकिन तोता कहाँ बोल रहा है। ऊपर से परेशान हो गया इस बात से कि ये क्यों नहीं बोल रहा है और मास्टराइन जो है उनको बोलती, छोड़ इस तोते को, खाना ठंडा हो गया है, तू खाना खा ले पहले। लेकिन वो क्या करते, आग भरी आंखों से उसकी तरफ देखते और पानी पीकर फिर दोहराते, राम राम, सीताराम, हर हर गंगे। फिर खींचकर कहते, मर जा, मर जा। जैसे वो तोता था मिट्ठू रिपीट करता था, वही सब बातें बोलता है। मर जा मतलब यहाँ पर चली जा यहाँ से अपनी रोटी को लेकर, अपने भोजन को लेकर। अब क्या होता है, पर वह पिंजरे के अंदर टुकुर-टुकुर उन्हें देखता रहता या शायद उनकी बेवकूफ़ी पर हँसता रहता। कौन हँसता? जो नया तोता है। उधर से क्या होता है, कुंभ स्नान लौटकर सभी यात्री अपने-अपने घरों की ओर चल दी। लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पहुंची। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा, पिंजड़े में कूद फांद मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन वहां बैठे एवजी मिट्ठू ने, एवजी मिट्ठू मतलब कि जो रियल मिट्ठू था ना, उसके बदले का जो मिट्ठू है जो कुछ नहीं जानता, ठीक, उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। वह केवल ताकता ही रहा। ताकता मतलब ताई को ध्यान से देखता रहा। ताई ये सोच रही थी कि जैसे ही मैं देखूंगी मिट्ठू को, तो मिट्ठू तो चैं 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 करके
जो है सारे आसमान को सिर पर उठा लेगा और वही बोलता रहेगा राम राम सीता राम हर हर गंगे। ताई बड़ी खुश होगी, ठीक है। लेकिन हुआ उल्टा, वह तो ताई को देखता रहा। ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गई। गुहारना मतलब होता है कि वह मतलब उसके सामने प्रार्थना कर करके बस थक गई, रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। अमराई मतलब होता है बच्चों आम का पेड़। आम के जो छोटे-छोटे पेड़ होते हैं, उनमें कहाँ खो गया होगा। ठीक है? क्योंकि कच्चे आम के खाना या फिर आम के पेड़ों पर तोते को रहना बड़ा पसंद है। तो ये था पाठ बच्चों। अंत में यही हुआ कि ताई सिर्फ रिक्वेस्ट करती रहेगी कि भाई कुछ बोल मिट्ठू, एक बार तो हर हर गंगे राम राम सीताराम बोल दे। लेकिन क्या हुआ कि उसका जो सूनेपन का साथी था, सूनेपन मतलब कि ताई तो अकेली रहती थी, ठीक है। उसका सहारा सिर्फ मिट्ठू ही था और वो मिट्ठू न जाने कहाँ कौन से आम के पेड़ों पर इधर उधर घूम रहा होगा। तो एट द एंड हम कहेंगे कि ताई जो है फिर से जो है अकेलेपन, सूनेपन का शिकार हो गई और जो है उसका जो तोता था वो उसे छोड़कर चला गया। उसके जीवन में फिर से वही हम कह सकते हैं अकेलापन भर आया। बेचारे जगन मास्टर ने काम तो करना चाहा था भलाई का, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह भलाई इतनी महँगी पड़ेगी कि ताई को इसकी कीमत फिर से अकेले रहकर चुकानी पड़ेगी। फिर से उसका घर सूना हो जाएगा। जिस तोते की वजह से उसके घर में रौनक लगी रहती थी, वह रौनक खत्म हो जाएगी और जो है ताई फिर से शायद अकेली रह जाएगी। तो ये था पाठ बच्चों। आई होप कि आपको यह पाठ पूरा समझ आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट में बच्चों ऑलरेडी हमने 2-3 लेसन को डिस्कस किया है। उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए, उनको भी शेयर कीजिए और साथ ही साथ दो बच्चों आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको ज़रूर मिल सके। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप जो है बच्चों हमारे व्हाट्सएप चैनल एजुकेशन फर्स्ट व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है लेसन का पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा आपको सैंपल पेपर्स भी टाइम टू टाइम अवेलेबल कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।